बाबर, अकबर, औरंगजेब, ये मुगल आक्रांता तो चले गए, लेकिन इनकी निशानियां अब भी देश में मौजूद हैं, जिन्हें लेकर घमासान मचता रहता है। औरंगजेब की कब्र ऐसी है एक निशानी जो सनातनियों को कांटे की तरह चुभती है। इस कांटे को निकालने के लिए अब सनातनी योगी स्टाइल बुलडोजर एक्शन की डिमांड कर रहे हैं। कह रहे हैं मुगल आक्रांता की इस निशानी को ध्वस्त कर वहां शौचालय बनाया जाना चाहिए। इस मांग पर अब घमासान छिड़ गया है। जैसे यूपी में अवैध मजारों को योगी का बुलडोजर ध्वस्त कर देता है, जैसे सरकारी जमीनों पर कब्जा कर बनाई गई मस्जिदों को योगी का बुलडोजर जमींदोज कर देता है, इसी तरह के बुलडोजर एक्शन की मांग एक बार फिर औरंगजेब की कब्र को लेकर हो रही है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता रहे टी राजा ने कुछ ऐसी ही मांग एक बार फिर से दोहराई है। जहां पर औरंगजेब की समाधि है वहां पर एक अच्छा सा शौचालय बना दिया जाए। भारत को लूटने वाले, सनातन पर आघात करने वाले बाबर और औरंगजेब जैसे मुगल आक्रांताओं को लेकर सीएम योगी की लाइन एकदम क्लियर है। स्वतंत्र भारत में अब किसी औरंगजेब को पैदा मत होने। भारत के अंदर राम, कृष्ण और बुद्ध की ही परंपरा रहेगी, बाबर और औरंगजेब की परंपरा नहीं रहेगी। छत्रपति शिवाजी महाराज है, औरंगजेब नहीं हो सकता। योगी साफ कहते हैं कि इस देश में न मुगलों का नाम होना चाहिए और न ही उनकी निशानियां होनी चाहिए। ये औरंगजेब है जिसने काशी में भगवान विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा था। यही औरंगजेब है जिसने मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर मस्जिद का निर्माण कर दिया था। बहनों और भाइयों, हमें इन दुष्टों को फिर से जीवित नहीं होने देना है और इसीलिए तो हम यूपी के अंदर बहुत सख्ती से निपटते हैं इन लोगों से, बहुत सख्ती से। मुगलों को लेकर योगी का यही बेबाक और बेलौस अंदाज अब देश की आवाज बनता नजर आ रहा है। कोने कोने से मुगलों के नाम और उनकी निशानियों को मिटा देने की हुंकार भरी जा रही है, जिस पर बवाल मचता दिख रहा है। मेरे छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज को जिस औरंगजेब ने तड़पा कर मारा, उसकी खबर तो क्या, खबर के नीचे 20 फीट तक मट्टी तक नहीं रहनी चाहिए हमारे इस महाराष्ट्र में। और एक भव्य शौचालय बनाइए वहां पर। मैं उनको चैलेंज करता हूं कि वो जाएं औरंगाबाद और वहां जाकर के उनके अंदर हिम्मत और ताकत और कुव्वत है तो मजार पर शौचालय बना करके दिखाएं। भारत को लूटने वाले मुगल आक्रांताओं का खात्मा हुए लगभग 170 साल बीत चुके हैं, लेकिन औरंगजेब और दूसरे मुगल शासकों की कब्रों के रूप में अनगिनत निशानियां आज भी इस देश की धरती पर मौजूद हैं, जिन्हें लेकर गाहे बगाहे देश की सियासत में आवाजें मुखर होती रही हैं। तेल लगा लो, अब डाबर का नाम मिटा दो, बाबर और अकबर के नामों का। ये आज के हिंदुओं की डिमांड है। उनके दिलो दिमाग में मुसलमानों के ताल्लुक से और मुस्लिम बादशाहों के ताल्लुक से नफरत भरा हुआ है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बनी औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलाने की मांग लंबे वक्त से हो रही है। टी राजा ने उसी मांग को एक बार फिर से हवा दे दी है। औरंगजेब की कब्र पर शौचालय बनाए जाने की मांग से ही मियां भाई को मिर्ची लग रही है, लेकिन उनकी जुबान पर उस वक्त ताला लग जाता है जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव देश की आजादी में अहम भूमिका निभाने वाले आरएसएस पर बैन की वकालत करते हैं। महाराष्ट्र के भिवंडी से उनका एक विधायक रईस शेख स्कूलों में वंदे मातरम और भगवत गीता की खिलाफत करता है। भारत में रहकर सनातनी प्रतीकों और उन्हें मानने वालों का विरोध मुगलिया सोच ही तो है। इसी सोच पर टी राजा जमकर बरसे हैं। मुलायम सिंह का एक नालायक बेटा है अखिलेश यादव। वो कहता है कि आरएसएस को बैंड करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल। पता है, तू बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम्हारे मुलायम सिंह जो तुम्हारे पिताजी थे, अगर तुम्हारा कान पकड़ कर अगर तुम्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में अगर छोड़कर आते तो संघ के ऊपर तुम इतना घटिया कमेंट ना करते। जो टी राजा का
सिंह का बयान है वो घोर निंदनीय है। टी राजा सिंह नाथूराम गोडसे जो कि पहला आतंकवादी था उनकी औलाद हैं, इसलिए वो इस तरह की बातें करते हैं। मुगलों का इस देश से खात्मा हो गया है, लेकिन उनकी सोच और उनकी निशानियां आज भी सांस ले रही हैं। यूपी में सीएम योगी इनसे अपने ही अंदाज में निपट रहे हैं। ये औरंगजेब को अपना आदर्श मानने वाले जितने बड़े बड़े माफिया थे, इन माफिया को हमने एकदम ठीक करने का काम किया है। अब योगी के ऐसे ही तेवर और अंदाज में औरंगजेब की कब्र और देश भर में फैली बाबर से लेकर अकबर तक के मुगलिया नाम और उनकी निशानियों पर योगी स्टाइल में प्रहार की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। बिहार में दुलारचंद यादव हत्याकांड को लेकर मचे बवाल के बाद आखिरकार पुलिस ने बाहुबली अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। आज कोर्ट में पेश किया गया और अदालत ने अनंत सिंह को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अनंत सिंह जेडीयू के टिकट पर मोकामा से उम्मीदवार हैं। दुलारचंद यादव की मौत के वक्त पुलिस के मुताबिक अनंत सिंह मौकाए वारदात पर मौजूद थे। पुलिस ने अनंत सिंह को मुख्य अभियुक्त बनाया है। अनंत सिंह पर फैसला अदालत के अधीन है, लेकिन अब मोकामा सीट पर उनकी गैरहाजिरी में गणित क्या बदल जाने वाला है? जब तक उसको फांसी नहीं होगी, जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा। जिस हत्याकांड से पूरा बिहार हिल उठा, उस हत्याकांड का आरोपी समर्थकों के साथ खुल्लम खुल्ला चुनाव प्रचार करता रहे, तो शासन की छवि वाली सरकार के लिए ये काबिले बर्दाश्त कैसे हो सकता था? चुनाव आयोग चुप कैसे बैठ सकता था? लिहाजा एक्शन हुआ, ऐसा वैसा नहीं, जबरदस्त वाला। दुलारचंद यादव के हत्याकांड के आरोपी अनंत सिंह और 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हम अभी पटना के एसएसपी ऑफिस के इस जो सामने रंगदारी सेल का कार्यालय है वो दिखा रहे हैं और अनंत सिंह को यहीं रखा गया है। तारीख 1 नवंबर, रात 11:10, जगह मोकामा का बेढ़ना गांव। अनंत सिंह का किलानुमा मकान है। वहां अचानक रात के अंधेरे में दर्जनों पुलिसकर्मियों के साथ पटना एसएसपी अनंत सिंह के घर में दाखिल होते हैं और थोड़ी ही देर बाद बाहुबली अनंत सिंह पुलिस वालों के साथ घर से बाहर निकलते हैं। रात 11:45, पटना पुलिस अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी के बाद अनंत सिंह पटना लाए गए। रात 1:30 से 2 बजे के बीच पटना डीएम और एसएसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, गिरफ्तारी की आधिकारिक जानकारी देते हैं। जो प्रत्याशी हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने में घटनाएं हुई हैं और जो कांड के मुख्य अभियुक्त भी हैं अनंत सिंह, उनकी आज गिरफ्तारी बेड़ना गांव से किया गया है। इसमें हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुई थी, इनके 2 सहयोगी भी इनके साथ में थे जो उस घटना स्थल पर भी थे और उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। अनंत सिंह को रातों रात पटना लाकर रंगदारी सेल में शिफ्ट कर दिया गया। यहाँ जो पटना एसएसपी कार्यालय के अंदर ये बना हुआ है, थोड़ा सुरक्षित इलाका है और इसी इलाके में 2nd फ्लोर पर अनंत सिंह, मणिकांत और उनके साथ रंजीत को यहाँ पर रखा गया है और पुलिस उनसे अभी लगातार पूछताछ कर रही है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद उनके सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा गया, सत्यमेव जयते। मुझे मोकामा की जनता पर पूर्ण भरोसा है, इसलिए चुनाव अब मोकामा की जनता लड़ेगी। दुलारचंद यादव हत्याकांड के बाद बिहार में विपक्ष लगातार हमलावर था। सरकार उसी जंगलराज के आरोपों के कटघरे में खड़ी थी, जिस जंगलराज के लिए आरजेडी पर तलवार तनी हुई है। दुलारचंद यादव के मर्डर से विधि व्यवस्था पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया था कि सुशासन बाबू किस मुंह से जंगलराज के खिलाफ वोट मांगेंगे। लिहाजा एक्शन में तो आना ही था, लेकिन कुछ सवाल तब भी खड़े हो रहे हैं। अनंत सिंह को अचानक गिरफ्तार क्यों किया गया? पुलिस की कार्रवाई आधी रात को अंधेरे में क्यों हुई? अनंत सिंह की गिरफ्तारी से मोकामा चुनाव पर क्या असर होगा? सवाल इसलिए क्योंकि अनंत सिंह गिरफ्तारी से कुछ घंटे पहले तक चुनाव प्रचार करते दिखे। मोकामा की सड़कों पर दल बल के साथ पदयात्रा कर रहे थे। हत्या का आरोपी इस तरह नियम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए चुनाव प्रचार करे तो फिर कानून के राज पर सवाल उठना लाजमी था। सिर्फ नीतीश सरकार ही नहीं, चुनाव आयोग भी एक्शन में आया। चुनाव आयोग ने इस मामले में तुरंत संज्ञान लिया। पटना के डीएम को तत्काल कार्रवाई का आदेश दिया। बाढ़ अनुमंडल के 2 अधिकारियों को फौरन बदला गया और आखिरकार अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया।
बहुत अच्छे वोटों से इस बार जीतेंगे और पिछले चुनाव में भी वो जेल में ही रहकर लड़े थे। तो कोई बात नहीं होगा, आराम से जीतेंगे। तो इसका असर नहीं पड़ेगा? कोई असर नहीं होगा और अच्छा से वोट पड़ेगा उन्हीं को, जो भी वोट इधर उधर था और उन्हीं को पड़ेगा। विधायक जी ही नहीं लड़ते हैं, जनता लड़ता है इलेक्शन विधायक जी का। विधायक जी जेल में रहे, चाहे जो कहूँ रहे बैठक, उनका जनता लड़ता है। जिस दुलारचंद यादव की हत्या के आरोप में अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया है, उनका परिवार अब अनंत सिंह की फांसी की मांग कर रहा है, जबकि अनंत सिंह ने इस हत्या के पीछे जिस सूरजभान सिंह को जिम्मेदार ठहराया, उनकी पत्नी अनंत सिंह के खिलाफ चुनाव मैदान में है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद उनका सुर बदल गया है। अभी कहाँ हुआ है न्याय? न्याय अभी नहीं मिलेगा हमको, जब तक उसको फांसी नहीं होगी, जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा। अभी 4 खुला घूम रहे हैं, वो प्रचार करेंगे, वो सब चीज कर रहे हैं, उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग करेंगे सरकार से। बस जनता का खुद कर रही है, हम तो अपने सामने बैठे हुए, हम तो जाते आते रह रहे थे, तबीयत खराब है, हम तो घर में बैठे हुए आराम से जी। अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद मोकामा की सड़कों और गलियों में पुलिस वालों की तैनाती बढ़ा दी गई है। अनंत सिंह की गैर मौजूदगी में मोकामा में वोट किस करवट बैठता है, ये तो 14 नवंबर को ही क्लियर होगा। फिलहाल अनंत सिंह जोश भरने के लिए पूरे चुनाव तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। अदालत ने अनंत सिंह को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पटना से प्रशांत झा और मोकामा से चंदन राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। करीब 500 साल पहले बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या के मंदिर को ध्वस्त करके वहां मस्जिद बना दी। मस्जिद बनाने से पहले मुगल आक्रांता ने मंदिर की सभी प्रतिमाओं को तोड़ दिया। ऐसा ही कुछ हुआ है बिहार के शनि मंदिर में, जहां रात के अंधेरे में 21वीं सदी का मीर बाकी आया और 5 देवी देवताओं की प्रतिमा को तोड़कर साथ ले गया, जिसके बाद से हिंदुओं में अब भारी आक्रोश है। यहाँ सरस्वती माता की मूर्ति थी, यहाँ से तोड़ लिया गया है। ये देखिए टूटा हुआ भाग दिखाई दे रहा है। एक नाग देवता विष्णु भगवान के पीठ पीछे खड़े थे और एक नाग देवता भोलेनाथ के साथ थे। आए तो सुबह मायूस हो गए कि भगवान चोरी हो गया, भगवान के लेकर भाग गया। महादेव के वासुकी को विधर्मी चुरा ले गए, विष्णु की प्रतिमा को पापी उखाड़ ले गए। शनि मंदिर में मीर बाकी आया था। मंदिर की चौखट पर जमा भक्तों की ये भीड़ विधर्मी करतूत को देखकर परेशान है। बुजुर्ग पुजारी के कांपते हाथ अधर्म के सबूत जुटा रहे हैं। ये हंगामा, ये नाराजगी इसलिए क्योंकि यहाँ आस्था पर हमला किया गया है। 21वीं सदी का मीर बाकी रात के अंधेरे में हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति को उखाड़ ले गया। मीर बाकी बाबर का सेनापति था, जिसने अयोध्या में राम मंदिर बाबर के एक इशारे पर तोड़ा था और मंदिर से मूर्तियां उखाड़ दी थी। वैसा ही कुछ बिहार के बांका के बाल शनिधाम मंदिर में हुआ। जिन प्रतिमाओं से सनातनियों की आस्था जुड़ी थी, उन्हें रातों रात मंदिर से गायब कर दिया गया। सुबह में जब हल्ला हुआ, भक्तों ने हल्ला किया कि मूर्ति नहीं है, मूर्ति नहीं है, तो मैं दौड़ के आया, देखा तो देखा कि यहाँ से मूर्तियां जो है तोड़ ली गई हैं। मूर्तियों को क्षतिग्रस्त करके तोड़ करके ले गया। ये महज चोरी नहीं बल्कि सोची समझी साजिश हो सकती है, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। सनातन के दुश्मन मंदिर से विष्णु, राधा कृष्ण, मां सरस्वती, वासुकी और शेषनाग की पीतल तांबे की बनी 5 मूर्तियों को तोड़कर ले गए। 3 मूर्तियां जो है देवताओं की और 2 नाग का, 5 मूर्तियां कुल। यहाँ सरस्वती माता की मूर्ति थी, यहाँ से तोड़ लिया गया है। ये देखिए टूटा हुआ भाग दिखाई दे रहा है। सरस्वती माता की मूर्ति थी, यहाँ राधा कृष्ण की मूर्ति थी। ये देखिए टूटा हुआ भाग दिख रहा है। ये राधा कृष्ण की मूर्ति यहाँ से तोड़ ली गई है। यहाँ विष्णु भगवान की मूर्ति थी, जिनका पैर ये अभी तक यहाँ लगा हुआ है, ऊपर से तोड़ लिया गया है। पैर ये है उनका। और एक नाग देवता विष्णु भगवान के पीठ पीछे खड़े थे और एक नाग देवता भोलेनाथ के साथ थे। मंदिर में मूर्तियों के बचे हुए अंश कट्टरपंथी गैंग की मानसिकता का सबूत है, जिसे देखकर हिंदुओं का खून खौल रहा है। मंदिर में इकट्ठा हुए श्रद्धालु जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। हम लोग पूजा रोज करने आते थे, आज आए तो मेरा मन छोटा हो गया। तोड़ फोड़ भी कौन भगवान के तोड़ फोड़ भी किया।
अथी बजरंगबली का मूर्ति था, लक्ष्मी गणेश जी के सब उखाड़ लिया है। हम आए तो सुबह मायूस हो गए कि भगवान चोरी हो गया, भगवान को लेकर भाग गया। और दोनों पैर है, पैर वहाँ लगा हुआ है, पैर बल से हिला हिला के तोड़ के हथौड़ा मार के और भगवान के लेके भाग। जिस शनि धाम में भक्तों को 7.5 से मुक्ति मिलती है, वहाँ पाप की तस्वीरें देखकर हर सनातनी आक्रोश में है। देश से मुगलों का नामो निशान मिट गया, लेकिन मुगलिया सोच आज भी सनातनी आस्था पर कुठाराघात कर रही है। ऐसे में सवाल यह है कि 21वीं सदी के मीर बाकी का हिसाब कब होगा। शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है। ऐसे में भक्तों को विश्वास है कि अगर कानून इंसाफ दिलवाने में फेल हुआ तो शनिदेव ऐसे विधर्मियों का हिसाब जरूर करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अगली खबर दिल्ली से है। दिल्ली के गोविंदपुरी में जागरण हो रहा था, लोग भजन गा रहे थे। इस बीच अब्दुल कादिर 3-4 बदमाशों के साथ पहुंचता है, राजकुमार को जागरण से उठाता है और सिर्फ 20 मीटर दूर ले जाकर गोली मार देता है। जागरण में सन्नाटा पसर जाता है। इस बीच अब्दुल कादिर अपने मुसलमान दोस्तों के साथ फरार हो जाता है। तो सवाल है, अब्दुल कादिर को जागरण के दौरान फायरिंग का ऑर्डर किसने दिया? आमिन को कादिर उर्फ लला को कबूल नहीं था। सनातनी अपने आराध्य के सामने शीश झुकाकर प्रार्थना करें, मुस्लिम युवकों को यह गवारा नहीं हुआ और फिर तो गोलियां ही बरसा दी। 1, 2, 3। गोविंदपुरी का यही वो जागरण का पंडाल है जहां पर बीती रात राजकुमार नाम के शख्स की एक युवक के साथ कहासुनी हो गई, जिसके बाद उसने फ़ोन करके अब्दुल कादिर उर्फ लल्ला को बुला लिया। लल्ला यहाँ पर डीसी है और पहले भी उसके आपराधिक रिकॉर्ड है, जिसके बाद उसकी और राजकुमार के बीच में काफ़ी कहासुनी हुई और दोनों यहाँ से बात करते हुए झगड़ते हुए पास के ही दुकानों के पास चले गए और वहाँ पर थोड़ी देर बैठने के बाद अब्दुल कादिर उर्फ लल्ला ने अपने पिस्टल से जो है वो 3 राउंड फायर किए, जिससे कि राजकुमार को गोली लगी। लल्ला नाम है इसका, आसिफ नाम है और फद्दा नाम है और आमीन नाम है, बहुत सारे, ऐसे तो हम इतने नाम नहीं जानते। अब्दुल कादिर उर्फ लला, आसिफ, आमिन, फद्दा। जागरण में भगदड़ मच गई, भजन बंद हो गया, आधी रात कोहराम मच गया। तारीख 1 नवंबर, समय रात के 1:30 बजे, जगह है गोविंदपुरी, दिल्ली। फायरिंग की घटना में 2 लोगों को गोली लगी, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं जब मौके पर जी मीडिया की टीम पहुंची तो घायल के परिजन ने बताया कि हम लोग जागरण देखने के लिए यहां पर पहुंचे थे। तभी रात के 1 से 1:30 बजे के करीब इलाके का बदमाश लला अपने साथियों के साथ पहुंचता है और राजकुमार को पैर छूने के लिए बोलता है। जब वो मना कर देता है तो इस बात से नाराज होकर गोली मार देता है। उसी जगह मौजूद है जहां पर राजकुमार नाम के शख्स के ऊपर 3 फायर किए गए। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने यहां पर मार्किंग की गई है। ये आप ये देख सकते हैं कि 3 जो गोली हुई थी, मारी गई थी, उनकी यहां पर मार्किंग की गई है और इसके अलावा पूरी वारदात जो है वो पास में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस ने 2 घंटे के अंदर ही अब्दुल कादिर उर्फ लल्ला उसको गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में अब्दुल कादिर ने बताया कि वो उसकी रंजिश राजकुमार के साथ पिछले काफ़ी वक्त से थी और बीती रात को जब दोनों मिले तो उनके बीच में कहासुनी शुरू हो गई। मेरा छोटा वाला भाई जागरण देखने गया था, वहाँ लल्ला नाम का गैंगस्टर बैठा था, वो बोला मेरे पैर छू, उसने मना कर दी तो गोली मार दी उसने। एक छाती पे मारी, एक जांघ पे मारी है और एक लड़के का मन के हाथ पे लगी है। अच्छा, जो घटना हुई है तकरीबन रात के कितने? 1-1:30 बज रहा था। तो वहाँ पे लल्ला भाई उनके साथ 3-4 और लड़के आए तो लल्ला भाई ने बोला मेरे पैर छू, तो उन्होंने मना कर दिया, इतने में उन्होंने गोली मार दी सीने पे। जिस तरह से बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया है उससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। राजकुमार के अस्पताल में हालत नाजुक है। जिन लोगों ने फायरिंग की है वो सभी मुस्लिम हैं। बदमाश लला पहले भी कई अपराधों को अंजाम दे चुका है। इलाके में वो अपना वर्चस्व बनाना चाहता है, इसलिए फायरिंग और चाकूबाजी की घटना को अंजाम देता है। जागरण हुआ था तो जो स्टेज लगा था उसके पीछे कुछ बात हो गई थी पहले इस मोहल्ले वालों लड़कों से। फिर बाद में उसने उस लड़के ने एक ट्रांजिट कैंप का लड़का लल्ला नाम का उसे कॉल करके बुलाया था, तो उसने यहाँ पे गोली चला के वो फरार हो गया था यहाँ से। जागरण में फायरिंग करने वाला अब्दुल कादिर गिरफ्तार हो चुका है। आमिन की अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? आसिफ को जागरण में गोली चलाने का ऑर्डर किसने दिया?
सवाल सिर्फ दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर का नहीं है, सवाल है टाइमिंग का। जागरण के वक्त उस पर फायरिंग करना कोई सामान्य अपराध नहीं है, बल्कि सनातनियों के खिलाफ ये सोची समझी साजिश लगती है। जागरण के दौरान फायरिंग के बाद पूरे इलाके में तनाव है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है इस पूरे मामले में कहीं पर भी कम्युनल एंगल नहीं है, लेकिन गोली एक हिंदू युवक को लगी है और आरोपी जो है वो मुस्लिम समुदाय से आता है, तो जिसके बाद लगातार इस पूरे इलाके में सांप्रदायिक माहौल ख़राब ना हो, इसको पर भी नज़र रखी जा रही है। लेकिन दोनों का ही पुराना इतिहास रहा है, दोनों के बीच रंजिश थी और पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और सीसीटीवी कैमरे में दिख रहे बाकी जो आरोपी हैं उनकी भी तलाश की जा रही है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। और अब अगली खबर, यूपी मतलब कट्टरपंथियों के इलाज की सबसे मुफीद जगह, जहां योगी फोर्स के शिकंजे से किसी भी नफरती का बचना लगभग नामुमकिन है। और अगर कोई कट्टरता की गर्मी दिखाता भी है तो योगी फोर्स उसकी गर्मी शांत करने में जरा भी देर नहीं करती। ऐसे ही एक 60 साल के कट्टरपंथी ने प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी को ललकार कर मुजफ्फरनगर की शांति भंग करने की कोशिश की, लेकिन योगी फोर्स ने उसका ऐसा इलाज किया कि आज उसके पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। ये गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। योगी फोर्स के कंधों पर लटका ये कट्टरपंथी बीच चौराहे पर सीएम योगी और प्रधानमंत्री मोदी को ललकार रहा था। नफरत का नशा सिर पर ऐसा चढ़ा, ये शख्स गालियों की गर्मी से मुजफ्फरनगर के माहौल को खराब कर रहा था। लेकिन सीएम योगी और उनकी फोर्स ऐसे कट्टरपंथियों की गर्मी शांत करना जानती है। बुढ़ाना के रईस के सिर से नफरत की गर्मी उतरी, वो अपने पैरों पर खड़ा होने लायक भी नहीं बचा। 31 अक्टूबर की शाम यही रईस अपने गांव के चौराहे पर ताल ठोक रहा था। देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री पर अभद्र टिप्पणी कर रहा था, लेकिन जैसे ही योगी फोर्स ने रईस को दबोचा, उसकी सारी अकड़ ढीली पड़ गई। खाकी ने बुढ़ाना थाने में रईस की ऐसी खातिरदारी की, वो सलाखों के पीछे खड़ा होकर हाथ जोड़ रहा है, अपने किए की माफी मांग रहा है। एक संज्ञान में आया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय को और माननीय प्रधानमंत्री जी को एक व्यक्ति रहीश पुत्र समयदीन भटवाड़ा, लगभग 60 वर्ष की उम्र का है, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, जिसके प्रदेश में अभियोग दर्ज किया गया था शिव कुमार ब्रजलाल द्वारा, भटवाड़ा कस्बा बुढ़ाना के, और अभियोग दर्ज करके उनको जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। 60 साल के रईस को लगा था वो मुजफ्फरनगर का माहौल बिगाड़ेगा, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर में रईस इतना फेमस हुआ कि बुढ़ाना पुलिस ने उसका बुढ़ापा खराब कर दिया। रईस पहला कट्टरपंथी नहीं है जिसकी गर्मी योगी फोर्स ने शांत की हो। इससे पहले भी प्रदेश के अलग अलग जिलों में नफरती ब्रिगेड के गुर्गों का ऐसा ही हाल हुआ है। मुजफ्फरनगर पर सीएम योगी का खास फोकस रहता है। यही वजह है यहाँ के कट्टरपंथियों के लिए सीएम योगी का संदेश लाउड एंड क्लियर है। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। यानी मुजफ्फरनगर में दंगा तो दूर, अगर गाली गलौच और धमकी भी दी, योगी फोर्स न सिर्फ गर्मी शांत करती है बल्कि कट्टरपंथ की राह पर चलने लायक भी नहीं छोड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गैंगवॉर की आहट से दिल्ली एक बार फिर से सहमी हुई है। 4 दिन पहले पूर्वी दिल्ली में हाशिम बाबा गैंग के गुर्गे मिसबा की हत्या की गई थी। इस हत्याकांड में अब दिल्ली पुलिस ने छेनू गैंग के 2 गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया है। यह गैंगवॉर दिल्ली पुलिस के लिए सिरदर्द इसलिए भी बन गया क्योंकि गैंगस्टर छेनू और हाशिम बाबा दोनों ही जेल में बंद हैं, लेकिन उसके गुर्गे एक दूसरे की जान ले रहे हैं, खून बहा रहे हैं। जिस तरीके से छेनू गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ली, उससे साफ है कि कहीं गैंगस्टर के बीच गैंग वॉर दिल्ली पुलिस के लिए सिरदर्द ना बन जाए।
दिल्ली में एक बार फिर गैंग वॉर तेज हो गया। गुरुवार को पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में मिसबाह नाम के एक बदमाश की हत्या हुई थी। दिल्ली पुलिस की तफ्तीश में पता चला कि मिसबाह कोई और नहीं बल्कि हाशिम बाबा गैंग का बदमाश है। इसके बाद दिल्ली पुलिस के हाथ आरोपियों तक पहुंच गए और गैंगस्टर छेनू गैंग के 2 बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए। यानी हिस्ट्री शीटर मिसबाह का मर्डर गैंग वॉर की वजह से किया गया। बीते दिनों दिल्ली के सीलमपुर में मिसबाह नाम के बदमाश की हत्या करने के बाद राजधानी दिल्ली में एक बार फिर गैंग वॉर की आशंका बढ़ गई है। दरअसल मिसबाह जब सीलमपुर में एक शादी समारोह में शामिल होने गया था तो छेनू गैंग के गुर्गों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। प्रिंस गाजी और अब्दुल्ला कोई और नहीं बल्कि हाशिम गैंग के दुश्मन छेनू गैंग के गुर्गे हैं। गैंगस्टर छेनू ने जेल में रहते हुए प्रिंस को गैंग में शामिल किया था, जबकि दूसरा बदमाश अब्दुल्ला छेनू का रिश्तेदार है। उस पर भी पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। इन दोनों ने ही ताबड़तोड़ फायरिंग करके मिसबाह को मार डाला। सूत्रों के मुताबिक इस हत्याकांड को छेनू के भाई रिजवान ने अंजाम दिलवाया है, जो मर्डर के बाद से अंडरग्राउंड है। गैंगस्टर हाशिम बाबा और छेनू दोनों ही इस वक्त जेल में बंद हैं। दोनों के बीच दिल्ली के सीलमपुर इलाके में पिछले 10 सालों से वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। जिस बदमाश मिसबाह की हत्या की गई वो पहले छेनू गैंग के लिए काम करता था, पर बाद में पाला बदलकर हाशिम गैंग के साथ हो गया। यही बात छेनू गैंग को पसंद नहीं आई। बदले की आग में जल रहे छेनू गैंग ने मिसबाह का काम तमाम कर दिया। यही नहीं, सोशल मीडिया पर छेनू गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी भी ली। कुछ वक्त पहले उसने छेनू पहलवान गैंग को छोड़कर उसके दुश्मन हाशिम बाबा का दामन थाम लिया था, जिसके बाद छेनू पहलवान गैंग की तरफ से कई बार उसे वापस छेनू पहलवान गैंग ज्वाइन करने के लिए कहा गया था, लेकिन मिसबाह ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। 2 हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार करके दिल्ली पुलिस ने भले ही मिसबाह मर्डर केस के गुनहगारों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया, लेकिन हाशिम बाबा और छेनू के बीच गैंग वॉर दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। जिस तरीके से हिस्ट्री शीटर मिसबाह पर 20 राउंड गोलियां बरसाई गई, वो ये बताता है कि वो अब सड़क पर खूनी खेल खेलना चाहते हैं। इसलिए वक्त रहते हाशिम बाबा और छेनू गैंग के एक एक गुर्गों को काबू करना जरूरी है, ताकि आगे गैंग वॉर की ऐसी वारदात ना हो सके। हाशिम बाबा जहां लॉरेंस बिश्नोई के साथ उसका नाम जोड़ा जाता है, तो नीरज बवाना और बाकी गैंग छेनू पहलवान के साथ जुड़े हुए हैं। और अब मिसबाह की हत्या के बाद पुलिस को भी ये लगता है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में एक बार फिर गैंग वॉर की आशंका काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। और बात करेंगे अंतरिक्ष में भारत के बाहुबली की। अंतरिक्ष में भारत का बाहुबली अपना कमाल दिखाने को बिल्कुल तैयार है, और ये बाहुबली कोई और नहीं बल्कि भारत का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जिसे इसरो ने जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित कर दिया है। इस कम्युनिकेशन सैटेलाइट से भारतीय नौसेना को नई ताकत मिल गई है। बाहुबली सैटेलाइट से न सिर्फ समुद्री सुरक्षा नेटवर्क और मजबूत हो जाएगी, बल्कि यह दुश्मन की हर नापाक चाल पर नजर भी रखेगा। LVM-3 M5 launch vehicle has successfully injected the CMS-03 communication satellite in the required orbit. ये जश्न भारत के बाहुबली की कामयाब लॉन्चिंग का है। अंतरिक्ष में भारतीय सेना को नई ताकत मिल गई है। The satellite weighing 4,410 kg is precisely injected within the specification of the orbit. इसरो ने नौसेना के बाहुबली सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया है, जिसका मतलब यह है कि अब आसमान से ही दुश्मन की हर हरकत की पल पल की खबर नौसेना को मिल जाएगी। समंदर के रास्ते दुश्मन के किसी भी दुस्साहस को भारतीय नौसेना न सिर्फ वक्त रहते नाकाम करेगी, बल्कि नापाक मंसूबों को पहले ही भाप कर उसे धुआं धुआं कर देगी। इसरो ने नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए भारतीय नौसेना के CMS-03 सैटेलाइट को LVM-3 M5 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया। CMS-03 यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट मिशन 03
एक मल्टी बैंड संचार उपग्रह है जो कि कई तरह की रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम करेगा। इसको बाहुबली इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये 4410 किलोग्राम वजनी है, जिसे हिंदुस्तान की सरजमी से जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में लॉन्च किया गया। श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च हुआ ये अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट है। CMS-03 satellite is a multi-band communication satellite with coverage over a wide oceanic region, including the Indian landmass, and is designed for providing communication services for at least 15 years. इसरो ने इस सैटेलाइट के जरिए नौसेना को समुद्री इलाके की निगरानी का नया हथियार दिया है। CMS-03 भारत की मुख्य भूमि और बड़े समुद्री इलाके को कवर करेगा, क्योंकि इसे खास तौर पर नौसेना के लिए विकसित किया गया है। इस सैटेलाइट की वजह से भारतीय नौसेना को अपने शिप, सबमरीन और नेवल बेस के बीच सुरक्षित और तुरंत संपर्क करने में मदद मिलेगी, जिसकी वजह से शिप टू शोर और एयर डिफेंस सिस्टम के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन होगा। यही नहीं, भारत की विशाल समुद्री सीमा में रणनीतिक कमांड और कंट्रोल को और मजबूत करेगा। CMS-03 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भारत की आंख बनेगा। सैटेलाइट से निश्चित तौर पर भारत की नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर काबिलियत को कई गुना मजबूत करेगा। भारतीय नौसेना को सैटेलाइट के जरिए ऑपरेशंस, एयर डिफेंस के लिए रियल टाइम कम्युनिकेशन मिलेगा। इसी ताकत से मुल्ला मुनीर की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब भारत की नौसेना भी उसे हर गुस्ताखी की सटीक सजा देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। धर्म क्या है? वो जो हम धारण करते हैं, या वो जिसे हर हाल में निभाना ही पड़ता है? क्या धर्म सिर्फ एक चॉइस है, या कोई इनविजिबल सिस्टम जो हमारे हर कर्म का हिसाब रखता है? क्या धर्म सिर्फ ग्रंथों में लिखा है, या धर्म हमारे आसपास घटित होते हर पल में छुपा है? क्या धर्म वो है जो हमारे अंदर हर सांस के साथ रिदम मिलाने की कोशिश करता है? क्या धर्म कोई रूल बुक है, या धर्म सिर्फ एक मान्यता है? आखिर धर्म है क्या? सच सीजन 3 स्पेशल एडिशन रविवार रात 9:58 पर।